हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम जाद है यार। आखिर भारत की सारी स्टेट्स ने भिखारी पाकिस्तान के साथ मिलने से क्यों कर दिया इनकार, जब पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। तो आज हम वो देखेंगे कि भाई साहब आखिर क्यों भारत की सारी स्टेट्स ने भिखारी पाकिस्तान के साथ मिलने से किया था इनकार। वॉच करते हैं भाई, कॉल ऑन करते स्टार्ट। जब भारत आजाद हुआ तब पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 575 के आसपास रियासतें थी। ये वो रियासतें थी जहां पर ब्रिटेन का पूरा कंट्रोल नहीं था। जुलाई 1947 में आजादी से ठीक पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में राजकुमारों को सलाह दी कि वो अपने भले के लिए भारत या फिर पाकिस्तान दोनों में से किसी भी देश का हिस्सा हो सकते हैं और आगे चाहे तो आजाद भी हो सकते हैं। इसके बाद सरदार पटेल ने 562 रियासतों को एक करके एक मुकम्मल भारत की तस्वीर खींची। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिनके कायदे आजम जिन्ना थे, उस देश में 12 रियासतें ही शामिल हो पाई। अब सवाल आता है दोस्तों कि आखिर कौन सी ऐसी वजह थी कि पाकिस्तान को सिर्फ 12 रियासतों ने ही ज्वाइन किया। क्या जिन्ना ने कोई ऐसी गलती की जिससे पाकिस्तान एक छोटा सा देश रह गया? आज के इस वीडियो में आपको पाकिस्तान के इस बड़े फेल्योर के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों 1930 के दशक के अंत से ही कांग्रेस का विजन बिल्कुल क्लियर था। पूर्ण स्वराज, यानी कि कांग्रेस का एम है पूरे भारत की आजादी, जिसमें कि प्रिंसली स्टेट्स भी शामिल है। क्योंकि कांग्रेस का मानना था कि भारत की अखंडता और एकता उसी तरह से बनाए रखी जानी चाहिए जिस तरह से इसे गुलामी के दिनों में बनाए रखा गया। यह बात 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में कही गई थी। 1947 के जून महीने से ही कांग्रेस ने इस पर काम करना भी शुरू कर दिया था। जून 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक स्टेट डिपार्टमेंट बनाया गया। वीपी मेनन उनके सचिव थे। साथ मिलकर उन्होंने राज्यों को भारतीय संघ में शामिल होने के लिए, मनाने के लिए, समझाने के लिए और कभी कभी तो दबाव बनाने के लिए भी काम शुरू कर दिया। 1947 से ही सरदार पटेल ने कई लंच पार्टीज ऑर्गेनाइज करनी शुरू की, जहां वो प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं और राजकुमारों को बुलाकर उनसे भारत का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करने का प्रपोजल देते थे। इस तरह से कई प्रिंसली स्टेट्स तो पटेल के इस काम से ही बेहद खुशी खुशी भारत के साथ मिलने का मन बना चुके थे। अब वहीं अगर दोस्तों दूसरी तरफ देखा जाए पाकिस्तान का, तो इस बारे में पाकिस्तान ज्यादा सोच नहीं रहा था। जैसे हमारे देश में पटेल रियासतों के विलय का काम देख रहे थे, वैसे ही पाकिस्तान में जिम्मेदारी थी सरदार अब्दुल रब निश्तार के पास। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के दिन तक, यानी 15 अगस्त तक, सरदार निश्तार का डिपार्टमेंट बड़े पैमाने पर इनएक्टिव था। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थे मोहम्मद अली जिन्ना। देखिए, भारत में जहां सरदार पटेल को उनका काम करने में किसी भी नेता ने अड़ंगा नहीं डाला, वहीं निश्तार के काम में जिन्ना का बड़ा रोल। रियासतों से बातचीत करनी हो या फिर उन्हें अपने देश में मिलाने का काम हो, ये सब जिन्ना नहीं संभाल रखा था। लेकिन उस वक्त जिन्ना और भी दूसरे कामों में बिजी थे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, भारत से लगातार डील्स करना। इसलिए स्टेट्स का मुद्दा उनके पास होकर भी उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस का मुद्दा नहीं था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि देश की आज़ादी के दिन तक भारत में जहां ज्यादातर रियासतें शामिल हो गई थी, वहीं पाकिस्तान में एक भी रियासत शामिल नहीं हुई थी। बाद में लगभग 9 रियासतों ने पाकिस्तान में शामिल होने को एक्सेप्ट कर लिया। ये सभी रियासतें वेस्टर्न पाकिस्तान का हिस्सा हैं, यानी कि इंडियन बॉर्डर पर अभी भी काम नहीं हुआ था। अब अभी तक आप ये समझ गए होंगे दोस्तों कि सरदार पटेल वो टॉपर थे जिन्होंने एक एक स्टेप की प्लानिंग कर रखी थी। वहीं जिन्ना इस मामले में बैक बेंचर रह गए थे। अब दोस्तों सवाल आता है कि रियासतों ने पाकिस्तान को चूज करने की बजाय इंडिया को ही क्यों सिलेक्ट किया? बहुत अच्छा फैसला किया। नहीं तो इस सवाल का जवाब आपको 3 पॉइंट्स में मिलेगा। पहला रीजन ज्यादातर लोग देते हैं आबादी के पर्सपेक्टिव से, यानी कि भारत की ज्यादातर रियासतों में हिंदू आबादी डोमिनेंट थी, इसलिए ये रियासतें पहले ही इस्लाम के नाम पर बने पाकिस्तान से हाथ मिलाने का नहीं सोच सकती थी। यही वजह है कि भले ही भोपाल के नवाब पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे या जूनागढ़ के नवाब भी ऐसा करना चाहते थे, लेकिन जनता के दबाव ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। सही किया। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है ज्योग्राफी का। दोस्तों माउंटबेटन ने भले ही कह दिया था कि हर रियासत आजाद है, वो किसके साथ मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि यूपी की कोई रियासत पाकिस्तान के साथ मिल सकती थी। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, एक छोटी सी रियासत को पाकिस्तान कैसे देखेगा जो कि पूरी तरफ से भारत से घिरी हो।
कांग्रेस ने असल में ऐसी कई रियासतों को ये सब बातें समझाकर अपनी ओर मिला लिया था। हैदराबाद, भोपाल, जूनागढ़, पालनपुर और रामपुर जैसी कई रियासतों में मुस्लिम शासक थे, लेकिन ज्योग्राफिकली ये रियासतें पाकिस्तान से बहुत दूर थी, इसलिए इन पर शासन करना पाकिस्तान के लिए इजी टास्क नहीं था। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है कि क्या बस यही दो वजहें थी जिससे कि पाकिस्तान को कम रियासतें मिली? क्योंकि अगर ये माना जा रहा है कि केवल पाकिस्तान के पड़ोसी स्टेट्स ही शामिल हो सकते थे पाकिस्तान में, तो इस लॉजिक से ये भी कहा जा सकता है कि बंगाल का कूच बिहार या पंजाब के 13 स्टेट्स और राजपुताना के कई स्टेट भी पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे। ये सब पाकिस्तान के बॉर्डर से लगे हुए राज्य थे। इसमें से जोधपुर तो आखिरी वक्त में पाकिस्तान से मिलना भी चाहता था। फिर ऐसा क्या हुआ दोस्तों कि ये रियासतें पाकिस्तान में शामिल ना होकर भारत में ही आकर जुड़ गई? मुझे तो आज पता लग रहा है। इस बात का जवाब हिस्टोरियन इयान कॉपलैंड ने साल 2010 के अपने एक रिसर्च पेपर में दिया। उनके हिसाब से मुस्लिम लीग इसके पीछे की बड़ी वजह थी। कॉपलैंड का मानना था कि मुस्लिम लीग में कई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, फंड्स की भी कमी थी पार्टी के पास, और रही सही कसर पूरी हो गई 1930s में, जब कांग्रेस के सामने की टक्कर में उसे खुद को बचाए रखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। अब अगर हम कॉपलैंड के हिसाब से देखें तो मुस्लिम लीग ने अपना अस्तित्व बचाने पर ज्यादा ध्यान दिया। इस बीच उसने पंजाब और बंगाल के मुसलमानों को अपनी ओर मिलाने में इतना फोकस किया कि बाकी स्टेट्स पर वो ध्यान ही नहीं दे पाए। हिस्टोरियन याकूब खान बंगाश इस बारे में लिखते हुए कहते हैं कि जिन्ना अंग्रेजों के जाने के बाद रियासतों को पूरी छूट देने भर से खुश थे। वो ये भी चाहते थे कि कोई भी इन रियासतों को अपना डोमिनियन बनाने पर मजबूर न करे। लेकिन भारत में रहने वाले जिन्ना के कई समर्थक थे जो जिन्ना के इन कामों से खुश नहीं थे। एग्जाम्पल के लिए 1944 में अजमेर से मुस्लिम लीग के एक सदस्य MS जॉकी ने लीग की कार्य समिति से कहा था, आप भारतीय राज्यों में अपने भाइयों की अनदेखी नहीं कर सकते। पाकिस्तान कभी भी खुश नहीं रहेगा अगर भारतीय राज्यों और अल्पसंख्यक प्रांतों में इतने सारे भाइयों को मझधार में ही छोड़ दिया जाए। 1947 के जून महीने में दोस्तों, जब माउंटबेटन ने भाषण दिया और सत्ता के हस्तांतरण के लिए माउंटबेटन प्लान को सामने रखा, तब कहीं जाकर जिन्ना हरकत में आए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जो नया माउंटबेटन प्लान आया उससे पाकिस्तान के कई बड़े स्टेट हाथ से निकल गए। कलकत्ता तो हाथ से निकल गया था। रेड क्लिफ के प्लान के चलते पंजाब का गुरदासपुर भी भारत को मिल गया, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेंट स्टेट था। फिर कश्मीर के साथ भी यही हुआ और महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के विलय पत्र पर साइन कर दिया। जोधपुर और जैसलमेर के साथ भी सब फेल होता चला गया। जब जिन्ना के सारे प्लान फेल हो गए, तब कश्मीर पर हमला करने और जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे रियासतों को पाकिस्तान में मिलाने की साजिशें शुरू हुई। लेकिन भारत के लोगों की वजह से इन रियासतों के मुस्लिम राजाओं को या तो पाकिस्तान भागना पड़ा या फिर भारत में शामिल होने से मजबूर होना पड़ा। इस तरह दोस्तों, पाकिस्तान को वही राज्य मिल पाए जहां पर ज्यादातर मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक थी और साथ ही वहां के राजा भी मुस्लिम थे। जैसे कि पंजाब में बहावलपुर और सिंध में खैरपुर, दोनों बॉर्डर पर थे और किसी में भी शामिल होने का फैसला कर सकते थे। दोनों राज्य आसानी से बिना किसी परेशानी के 1947 में पाकिस्तान में शामिल हो गए। ऐसे ही चित्राल, दीर, स्वात और अंब भी पाकिस्तान में शामिल हो गए। इस तरह पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग शामिल हुए दोस्तों। वही भारत में शामिल होने वाली रियासतें 500 से भी ज्यादा थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि आखिर क्यों पाकिस्तान के पास सिर्फ 12 रियासतें गई और भारत इधर आते तो हमारी तरह बेकारी बन जाते और रोटी के लिए भी लाइनों में लगे होते हैं, आटे के लिए। भाई साहब, दुआएं तो अपने परदादाओं को, जो भाई साहब उस टाइम नहीं भाई साहब पाकिस्तान के साथ नहीं तो भाई साहब आज वो भी बेकारी बने पड़े होते हैं। वो भी आज दुनिया में जाके भीख मांग रहे होते हैं। भाई साहब देखो ना यार, वहां पर भाई किस तरह से स्टेप उठाएगा। मतलब हमें शुरू से फेलियर रहे हैं, फेलियर तब रही है और आज 80 साल से हम फेलियर ही हैं। एक फेलियर देश है भाई साहब जो रह चुके हैं। वो देख हर स्टेट को आपस में मिलाना चाहते थे, उनकी सोच देखना, उनको हर स्टेट की फिक्र थी। हमारे कहते हैं तुमको ये एक फिक्र थी कि पाकिस्तान बन जाए, जो हमारे हिस्से में आता है वो आता ही है, पावे कम में पावे ज्यादा है। वो उसको स्टेटों के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं था ना। वो इस बारे में सोचते ही नहीं थे कि स्टेट है कि किधर है तो किधर नहीं है। बस छोटा सा टुकड़ा मिला इसी पे बस शोका। जब अकल आई है तो भाई साहब फिर चिड़िया चुग गई खेत। हाँ ना, तो भाई साहब आज देखो ना हमारा हाल, जो हमसे मिले, यकीन मानो उनकी परदादाओं की आत्माएं भी बोलती होंगी कि साला कहाँ हमने ऐड कर लिया अपने। हमें जो बंगाल मिला उसका हमने क्या हाल किया। जो हमें बंगाल मिला उस तक तो हमारी पहुंच भी नहीं थी ना, पानी से गुजर के जाना पड़ता था भाई। रोड कोई रास्ता नहीं, सफाई इंडिया के रास्ते से हम जाते उधर ही रास्ते पे जा सकते थे, वो भी हमारे हाथ से गया। देख ले हमें क्या मिला,
यही हमारा थोड़ा सा ऐसा है ना, 4 स्टेटें जो अभी तक भी हम 78 साल हो गए संभाल और नहीं वो सके। भी भाई आपस में लड़ रही हैं, भाई हमें अलग करो। हाँ, ये हाल इस देश का बना पड़ा है। इंडिया के पास तो टोटल 28 स्टेटें हैं। हाँ। देखो संभाला हुआ ना किस तरह से मैनेज कर रहे हैं भाई। उन्होंने सोचा स्टेटों के बारे में ना, इस स्टेट को किस किस तरीके पे हमने संभालना है और किस तरह इनको फंड देने। जो भारत एक साथ हुआ है और पाकिस्तान का हाल देखो, टूटा फूटा हुआ देश है। बिल्कुल, ये सारे आपस में लड़ रहे हैं, सारे ये बोलते हैं पाकिस्तानी बोलते हैं, ये बोलते हैं कि पाकिस्तान छोटा है, इसकी इकॉनमी भी छोटी, हम तब पीछे रहेगा। ये बात नहीं है। इंडिया की स्टेटें भी बड़ी हैं, उधर आबादी भी ज्यादा है, फिर भी उन्होंने ऐसा तरीके पे रखा हुआ है कि इकॉनमी ऊपर उनकी जा रही है। वही ना, एक साथ रह रहे हैं। इधर पाकिस्तान में देख लो बेड़ा गर्क हुआ है भाई हमारा। आपकी क्या थॉट है इतनी बड़ो तुम कहते